हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11-12 चैरिटेबल ट्रस्ट में जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को अंडर सेक्शन 11-12 वो डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो उसकी इनकम होती है, जो उसको रिसिप्ट्स मिलती हैं, वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन कहाँ किसके एंड में एग्जाम्प्ट है, किसके एंड में टैक्सेबल है, एनोनिमस डोनेशन किस रेट से टैक्सेबल है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कल एनोनिमस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशंस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो उनको ये रिसिप्ट्स मिली हैं वो किस एक्सटेंट तक उनको उनका एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वो बताता है सेक्शन 11-12। सेक्शन 11-12 कहता है कि एग्जेम्पशन उतना मिलेगा जितना आप उस इनकम को जो उस चैरिटेबल ट्रस्ट का पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई है, जिस एक्सटेंट तक आप उस जो उसकी इनकम है उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ तक आपको सेक्शन 11-12 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 11-12 में जो एग्जेम्पशंस है वो बात कर रही है 85%। जैसे मैंने बताया था कल आपको, अगर जैसे ग्रॉस रिसिप्ट्स आपकी 100 करोड़ है तो आपको डायरेक्ट एक 15% की तो डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिल जाती है, सेट अपार्ट हो जाता है। इसके बारे में कोई आपसे कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चैरिटेबल ट्रस्ट को पूछने के लिए नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बाकी 85 करोड़ जो है ये 85% है, उसके बारे में बता रहा है कि उसका ये तो आपको डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिल गई 15% की। जो 85% है ये सेक्शन 11-12 में इसकी एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? इसकी एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आपने उस इनकम को उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया, उसका एप्लीकेशन उस पर्पज़ के लिए किया है, उस केस में ये आपका इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सेक्शन 11-12 कह रहा है, फिर ये कहते हैं कि जो एक्सपेंस आप अलाउ करते हैं किसी को भी, अगर आप जो भी आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे TDS काटना मैंडेटरी है, अगर TDS काटना मैंडेटरी है तो उस केस में आप TDS काटेंगे। अगर आप TDS नहीं काटेंगे तो क्या होगा? ये है सेक्शन 40A सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लोज IA का ये है। ये कहते हैं कि TDS जहाँ काटना मैंडेटरी है आपके लिए, TDS काटना जहाँ मैंडेटरी है वहाँ पे आप TDS काटेंगे। TDS काटना जहाँ मैंडेटरी है वहाँ काटेंगे। अगर आप TDS नहीं काटते हैं या TDS काट तो लेते हैं बट उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको जो भी आपने किसी को पेमेंट की है, मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, जहाँ पे TDS काटना मैंडेटरी था, या आपने किसी को कोई कमीशन पे किया है जहाँ पे TDS काटना मैंडेटरी था लेकिन आपने नहीं काटा या काट लिया, वहाँ पे नहीं किया, तो जितना आपने उनको पेमेंट किया है उसका 30% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। वो अलाउ होगा जब आप TDS पे कर देंगे। तो ये PGPB हेड में पढ़ते हैं आप, सेक्शन 40A सबसेक्शन A क्लोज 1A। तो ये सेम ट्रीटमेंट इसमें भी है चैरिटेबल ट्रस्ट में। जब आप TDS काटना आपके लिए मैंडेटरी हो और आप TDS नहीं काटते तो उस केस में 30% जो उसका अमाउंट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर बात आती है कि अगर सेक्शन 40A3 जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी को पेमेंट या एग्रीगेट जो पेमेंट है किसी पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा, सेक्शन 40A3 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को एक दिन में आपने जो पेमेंट है वो 10,000 से ज़्यादा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या ECS मोड उसके थ्रू नहीं किया है, कैश दिया है या बियर चेक किसी और मोड के थ्रू दिया है, इन दैट केस अगर वो अमाउंट 10,000 से ज़्यादा एक दिन में आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो PGPB में आपने पढ़ा था वो सेम सेक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट पे भी लगते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जो चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्रॉस रिसिप्ट्स मिलती हैं, ग्रॉस रिसिप्ट्स में से सपोज़ कीजिए 100 करोड़ है
उसमें से सेट अपार्ट हो गया, मतलब एक डायरेक्ट आपको एग्जाम्पशन मिल रही है चैरिटेबल ट्रस्ट को 15 करोड़ की, तो 85 करोड़ का आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम टू द एक्सटेंट आपको सेक्शन 11-12 में एग्जाम्पशन मिलेंगी, टू द एक्सटेंट आप उसको अप्लाई करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए, राइट। तो सपोज कीजिए आपने 70 करोड़ आपने पर्पसेस के लिए यूज़ कर लिया और आपके पास 15 करोड़ बच गया। अब ये 15 करोड़ अगर आपने यूज़ नहीं किया तो इस पर एक इंडिविजुअल पे टैक्स रेट लगती हैं, एक जो इंडिविजुअल का स्टेटस होता है वो सेम स्टेटस चैरिटेबल ट्रस्ट का होता है। उसी तरीके से जो स्लैब रेट्स, जिस तरीके से जो टैक्स रेट एक इंडिविजुअल पे लगती हैं वही एक चैरिटेबल ट्रस्ट पे लगती हैं। तो 15 करोड़ पे प्रॉपर एक इंडिविजुअल की तरह इस पर टैक्स लगेगा चैरिटेबल ट्रस्ट पे। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे अगर उस पर नेट इनकम ना आके यहाँ पे आपके पास लॉस आ रहा है कि आपके पास 85 करोड़ था और आपने किसी को पेमेंट कर दिया, टोटल आपका एक्सपेंस बना के आपने 90 करोड़ का पेमेंट कर दिया, 5 करोड़ आपके पास ये एक तरीके से लॉस है आपके पास, या आपके पास ये ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया आपने एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिया, लॉस तो नहीं, एक्सेस एक्सपेंडिचर है आपका। उस केस में क्या होगा, अब ये क्या, जैसे बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है तो बिजनेस में किसी भी लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट इन दैट केस जहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट की बात आएगी, जो भी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को की इनकम जो है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जैसे मान लो या 85 करोड़ उसके हैंड में था, उसने 90 करोड़ एक्सपेंस कर दिया, तो 5 करोड़ जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है एक तरीके से अगर देखें तो ये लॉस है उसके लिए, ट्रस्ट के लिए, तो इस लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये लैप्स हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये डेड है। इसको जैसे पीजीपीबी में हम देखते हैं कि उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस केस में यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में ये लैप्स है, इसका कुछ नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इसका हमें कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये है, इसकी इनकम अगर बचती है तो एक इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स रेट लगती हैं, अगर आपको लॉस है, एक्सपेंडिचर एक्सेस में है, तो इन दैट केस उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास आपको ग्रोस रिसिप्ट्स जो हैं वो 100 करोड़ मिली हैं, आपको ग्रोस रिसिप्ट्स जो हैं 100 करोड़ मिली हैं, और इस तरीके से करके आपके पास जो 15 करोड़ का आपको डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 85 करोड़ है, इसमें से मैंने बोला था कि जैसे 70 करोड़ आपने यूज़ कर लिया, 15 करोड़ बचा, राइट, 15 करोड़ बचा। हुआ ये था कि एक्रूवल बेसिस पे तो आपके पास इनकम आ रही है ये 100 करोड़, लेकिन आपको कोई डोनेशन जो है वो आपके पास सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो अमाउंट आपके पास नहीं आई है, या कोई गवर्नमेंट ग्रांट है वो आपके पास नहीं आई है। इन दैट केस क्या होगा, अब एक तरीके से अगर आप नॉर्मल देखा जाए तो 15 करोड़ पे एक इंडिविजुअल की जो टैक्स रेट होती है उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट पे। बट अगर चैरिटेबल ट्रस्ट जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले एओ को एक डिक्लेरेशन दे दे कि ये जो 15 करोड़ हैं, ये जो अमाउंट जो एक्सेस हमारे पास अभी जो रिसिप्ट्स बची हुई हैं, इस रिसिप्ट्स को हम एक्चुअली में रियल में ये रिसीव नहीं हुए हैं, एक्रूवल बेसिस पे उनके पास कैश हाथ में नहीं है, बस ये बुक दिख रहा है उनके पास, बट उनके पास रियल में नहीं है। तो आप ये चैरिटेबल ट्रस्ट एक डिक्लेरेशन देगी एओ को कि वो भी जो डिक्लेरेशन देगी वो रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले देगी कि हम इस 15 करोड़ को जब ये पैसा हमें मिलेगा हम तब यूटिलाइज़ कर लेंगे, या अगले साल में जिस साल की ये आपकी ये रिसिप्ट्स बनती हैं उससे अगले साल में हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, अगर आपने डिक्लेरेशन ले लिया, आपने एक डिक्लेरेशन दे दी एओ को अगर डिक्लेरेशन दे देता है चैरिटेबल ट्रस्ट अगर एओ को डिक्लेरेशन दे देता है रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले, तो ये 15 करोड़ को मान लिया जाएगा, इसे डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। अगर वो इस तरीके से डिक्लेरेशन दे देते हैं तो ये 15 करोड़ वो देंगे कि हम इसको अगले साल में इसको यूटिलाइज़ करेंगे, या फिर
अभी ये हमें नहीं मिला है, जब हमें मिलेगा उस साल में हम इसको खर्च करेंगे। इन दैट केस जिस साल में वो टैक्स कर रहे थे, इस साल में टैक्स कर रहे थे ना हम, तो 15 करोड़ को एक्रूअल बेसिस पे, तो इस साल में इसको इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसको मान लिया जाएगा इससे एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ये मेन इसमें इसका एप्लीकेशंस का सेक्शन 11-12 में एग्जेम्पशंस मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।